नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से आज अपन क्लास 12 अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं तथा असंग जनन एवं बहुभ्रूणता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। अपन जानते हैं कि पुष्पी पादपों में जब निषेचन की घटना होती है तो उसमें 2 बार युग्मकों का संलयन होता है। इस घटना में क्या होता है, सबसे पहले होता है जब बीजांड के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है तो पराग नलिका के अंदर उपस्थित नर युग्मक उस बीजांड के अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं। और जब ये नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं तो वास्तव में 2 नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। इस बात को अपन को अच्छी तरह याद रखना है। तो अपन कह सकते हैं कि पुष्पी पादपों में निषेचन के समय पराग नलिका से बीजांड के अंदर 2 नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। इस बात को याद रखना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं ये बीजांड है, पूरा ये बीजांड की संरचना दिखाई दे रही है और ये पराग नलिका है। इस पराग नलिका से नर युग्मक कहाँ प्रवेश करते हैं, इस भ्रूण कोश के अंदर या बीजांड के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। किस ओर गति करता है? अंड कोशिका की ओर। और दूसरा नर युग्मक किधर जाता है? उसमें केंद्रक में जो ध्रुवी केंद्र की होती है उसकी ओर जाता है। ये बात याद रखना, किधर जाता है? ध्रुवी केंद्र की ओर जाता है या सेंट्रल न्यूक्लियाई की ओर जाता है। तो पहला वाला नर युग्मक किधर जाता है? अंड कोशिका की ओर जाता है और उसके साथ संलयित हो जाता है और किसका निर्माण करता है? युग्मक का निर्माण करता है। और इस घटना को कहते हैं युग्मक संलयन या प्रथम संलयन। तो इसको अपन चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर अपन को 2 नर युग्मक दिखाई दे रहे हैं, 1 और ये 2। इनमें से पहला वाला नर युग्मक यहाँ अंदर जाएगा और इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाएगा। और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद एक भ्रूण बनेगा। जिस सबसे पहले क्या बनेगा? युग्मनज या जायगोट बनेगा। इस युग्मनज या जायगोट से भ्रूण का विकास हो जाएगा। ठीक है, देख लो, जब वो उसके साथ संलयित हुआ तो क्या बना? एक द्विगुणित युग्मनज या जायगोट का निर्माण हो गया। ये जायगोट या युग्मनज से आगे चल के क्या होता है? भ्रूण का विकास हो जाता है। तो पहले वाले नर युग्मक ने क्या किया अपन को पता चला। अब दूसरे नर युग्मक के बारे में देखें। दूसरा नर युग्मक जो होता है वो किधर जाता है? केंद्रीय कोशिका की ओर जाता है और उसके 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ मिलता है। केंद्रीय कोशिका जो होती है उसमें क्या दिखाया था मैंने? अभी 2 न्यूक्लियाई दिखाए थे चित्र में। तो उन दोनों न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है और उसके साथ मिलकर क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। भ्रूण कोश नहीं बोला है मैंने, भ्रूण पोष एंडोस्पर्म सॉरी। ठीक है, इसका निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? अब अपन ने देखा कि जो दूसरा वाला संलयन हो रहा है, मतलब कौन सा वाला? दूसरा नर युग्मक जब किसके साथ मिला? ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ मिला तो क्या घटा? ये घटना घटी और इसमें क्या देखा अपन ने? 3 अगुणित न्यूक्लियाई मिले। एक तो नर युग्मक वाला और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अगुणित न्यूक्लियाई मिले। तो इस घटना को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। तो अभी 2 घटना घट गई। पहला वाला क्या कहलाया? युग्मक संलयन और दूसरा क्या कहलाया? त्रिसंलयन। तो युग्मक संलयन की घटना ये वाली, ठीक है, और त्रिसंलयन की घटना। तो ये 2 घटनाएं घटी। कब? जब पुष्पीय पादपों में क्या हुआ? निषेचन की क्रिया हुई तब। तो इस घटना को अपन ने क्या नाम दे दिया? दोहरा निषेचन नाम दे दिया। तो अपन कह सकते हैं दोहरा निषेचन क्या है? तो अपन बता सकते हैं पुष्पीय पादपों में निषेचन के समय 2 बार युग्मकों का संलयन होता है। प्रथम संलयन को युग्मक संलयन तथा द्वितीय संलयन को त्रिसंलयन कहते हैं। इसलिए इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है।
अब अपन देखें, जैसा बता दिया मैंने कि पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन होना एक विशिष्ट घटना है। इस बात को याद रखना कि दोहरा निषेचन पुष्पी पादपों में ही होता है और किसी भी पादप में दोहरे निषेचन की क्रिया नहीं होती। अब बात आती है त्रिसंलयन के बाद क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि युग्मक संलयन के बाद युग्मनज का विकास होता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है। उसी प्रकार से त्रिसंलयन के पश्चात क्या होता है, त्रिसंलयन के पश्चात एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है और इस कोशिका से आगे चलकर विकासीय अवस्था में भ्रूणपोष का विकास हो जाता है। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि त्रिसंलयन के बाद भ्रूणपोष का विकास हो जाता है और जो युग्मक संलयन है उससे युग्मक का विकास होता है और युग्मनज का विकास होता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है। ये पूरी घटना अपनी समझ में आ गई। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं या क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको जानना है। निषेचन पश्चात संरचनाएं या घटनाएं क्या होती हैं तो अपन जानते हैं, बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने और अंडाशय से फल के विकसित होने। दो घटना यहाँ पे याद रखनी है अपन को। बीजांड से जो बीज बनता है वो घटना और अंडाशय से जो फल बनता है वो घटना, ये दोनों घटनाएं क्या कहलाती हैं, निषेचन पश्चात घटनाएं कहलाती हैं। दोनों को एक साथ सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, निषेचन पश्चात घटनाओं के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है जानते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का विकास होता है। अभी अपन ने देखा था निषेचन के पश्चात एक तो भ्रूण का विकास होना था और एक भ्रूणपोष का। तो अपन ने देखा था कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई थी त्रिसंलयन के फलस्वरूप। ये कोशिका बार बार विभाजित होती जाती है और बार बार विभाजित होकर क्या बना देती है, त्रिगुणित भ्रूणपोष। ये शब्द याद रखना, भ्रूणपोष कैसा है, त्रिगुणित है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3n, इस प्रकार से। ठीक है, त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है जो कैसा था, त्रिगुणित हो गया है, त्रिसंलयन के फलस्वरूप ये बन जाता है। और इस त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक से कई बार विभाजित होकर क्या बन जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो ये भ्रूणपोष इस प्रकार से यहाँ उपस्थित है और ये इधर अपन देख रहे हैं, ये भ्रूण का विकास हो रहा है। तो भ्रूण का विकास और भ्रूण को पोष का विकास लगभग साथ साथ चलने वाली क्रिया होती है। अब अपन देखेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास उत्तरोत्तर कई केंद्र की विभाजनों से गुजरकर मुक्त न्यूक्लियाई के रूप में होता है। भ्रूण, यहाँ पे शब्द आया मुक्त न्यूक्लियाई, मतलब फ्री न्यूक्लियाई। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। ये अपन को पता चला, जैसा कि चित्र में अपन को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि ये केंद्रक 1 से 2, 2 से 4 और इस प्रकार से कई केंद्रक हो गए। और इस प्रकार से यदि भ्रूणपोष में केवल केंद्रक फ्री दिखाई दें तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियस या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन नारियल में देख सकते हैं, नारियल में अपन को दो तरह का भ्रूणपोष देखने को मिल जाता है। एक तो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष देखने को मिल जाता है और दूसरा अपन को मिल जाता है उसमें कोष की भ्रूणपोष देखने को। वास्तव में जो कच्चा नारियल होता है जिसे अपन फोड़ते हैं तो उसमें दोनों चीज निकलती हैं, पानी भी निकलता है और उसमें गिरी या गूदा भी निकलता है। तो उसमें उस नारियल में अपन देखें जो पानी है उसका, वो वास्तव में क्या है, नारियल का पानी क्या है, वो नारियल का पानी क्या है, मुक्त केंद्र की या मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। जबकि उसकी गिरी जो है, जो सफेद भाग है जिसे अपन खाते हैं गूदे को, वो गिरी या उसका गूदा क्या है, वो कोष की भ्रूणपोष है। बात समझ में आ गई। मतलब ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केवल केंद्रक उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियाई उपस्थित होती हैं, वो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहलाता है।
और भ्रूणपोष में एक समय के बाद क्या होता है, केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ऐसे केंद्र को क्या कहते हैं अपन, कोशिकीय। ऐसे भ्रूणपोष को अपन क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो अपन को नारियल में दोनों तरह का भ्रूणपोष देखने को मिल जाता है। फिर आगे देखें अपन, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण के द्वारा या तो उपभोग कर लिया जाता है, या परिपक्व बीज के अंदर भी भ्रूणपोष हमेशा विद्यमान रहता है। अपन ने दो कंडीशन देखी। क्या कंडीशन देखी कि बीज का जब विकास हो रहा होता है और जब बीज परिपक्व हो जाता है तो उसके परिपक्व होने से पहले या तो भ्रूणपोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीज के द्वारा उस जो विकासशील भ्रूण है उसके द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, या फिर वो उसी में सुरक्षित रहता है और भ्रूण के साथ वो बीज में बना रहता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, और जिनमें भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है या बहुत कम मात्रा में होता है विकसित होने पर, परिपक्व होने पर, तो उन्हें कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। आगे देखते हैं, इनमें देख सकते हैं अपन चित्र के द्वारा। देखो ये वाला जो बीज है ये मूंगफली का बीज है, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, भ्रूणपोष अनुपस्थित है। इस वाले बीज में ये अरंडी का बीज है, इसमें अपन देख रहे हैं भ्रूणपोष उपस्थित है। ये भी द्विबीजपत्री है, ये भी द्विबीजपत्री है। इसमें द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष अनुपस्थित है लेकिन इसमें उपस्थित है। अब देखते हैं अपन एक बीजपत्री बीज मक्का है, मक्का का बीज है। इस मक्का के बीज में बड़ी भारी मात्रा में भ्रूणपोष उपस्थित है। आमतौर पर एक बीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष पर्याप्त मात्रा में होता है और द्विबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष कम मात्रा में या अनुपस्थित होता है। ठीक है, अपवाद सब में है। जैसे एक बीजपत्रियों में देखें तो कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित भी होता है, और द्विबीजपत्रियों में अपने सामने अरंडी है। एक बीजपत्री में आर्किड होता है जिसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। यहाँ द्विबीजपत्री में अरंडी अपन को दिख रही है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है, लेकिन अधिकांश द्विबीजपत्रियों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब अपन जानेंगे भ्रूण के बारे में। भ्रूण की, अब भ्रूण जो होता है कहाँ स्थित होता है। देखो भ्रूण जो होता है भ्रूण कोश के अंदर, अब मैं शब्द पोष नहीं बोल रहा हूं, भ्रूण कोश बोल रहा हूं, भ्रूण कोश। ठीक है, एम्ब्रियो सेक, ये वाली संरचना जो इसके अंदर दिख रही है अपन को, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर जो ये संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, ये भ्रूण कोश है या एम्ब्रियो सेक है। ये पूरी संरचना बीजांड है, और इस बीजांड के अंदर ये संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, ये है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो भ्रूण कोश जो होता है, भ्रूण कोश के अंदर जो भ्रूण होता है वो किधर स्थित होता है, वो होता है बीजांड द्वारी सिरे पर। बीजांड द्वारी सिरे से मतलब है कि जो बीजांड बताया था मैंने, जो पूरा का पूरा, इस बीजांड में नीचे की ओर यहाँ एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। अब इस साइट में भ्रूण का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंड कोशिका जिससे भ्रूण का विकास होता है निषेचन के बाद, वो माइक्रोपाइल की ओर उपस्थित होती है, इसलिए इसका विकास भी इधर ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब उसमें निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष, यहाँ पोष शब्द आ गया, एंडोस्पर्म, पोषण, भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। मतलब निषेचन के बाद अपन को पता है युग्मनज से या जायगोट से भ्रूण बनेगा, और उस भ्रूणपोष का विकास किससे होगा? त्रिगुणित कोशिका से होगा। तो आमतौर पर क्या होता है अधिकतर बीजों में कि युग्मनज का विभाजन तब शुरू होता है, मतलब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण तब शुरू होता है जब बीज के अंदर पर्याप्त मात्रा में भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। ठीक है, ये एक सामान्य बात हो गई। अब अपन देखते हैं कि अपन ने देखा है कि बीज जो होते हैं कई तरह के होते हैं, एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज, फिर एक बीजपत्री बीजों में भी अपन देखेंगे तो चावल अलग तरह का दिखेगा, मक्का अलग तरह की दिखेगी, राय से चावल बता दिया मैंने, बाजरा अलग तरह का दिखेगा, गेहूं अलग तरह का दिखेगा,
व्यापक भिन्नता दिख रही है एक बीजपत्रियों में। द्विबीजपत्री में देखेंगे तो चना अलग तरह का दिखेगा, मटर अलग तरह की दिखेगी, विभिन्न प्रकार की दालें हैं वो अलग तरह की दिखेंगी। तो बीज अपन ने क्या देखा, यद्यपि बीजों में व्यापक भिन्नता होती है, व्यापक भिन्नता होती है, लेकिन उनके प्रारंभिक विकास की अवस्थाएं या भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, दोनों में ही समान होती हैं। इस बात को याद रखना, दोनों की प्रारंभिक जो भ्रूण के विकास की अवस्थाएं एक समान होती हैं। एक प्रारूपी बीजपत्री भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण में, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या दिखता है अपन को, एक तो भ्रूणीय अक्ष दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एक भ्रूणीय अक्ष दिखाई देगा और दो बीजपत्र दिखाई देंगे। देख लो क्लियर, देख लो ये चने का बीज है, इसको अपन ने खोल दिया, मतलब इसका कवर हटा दिया, छिलका हटा दिया, और छिलका हटाने के बाद ये दो बीजपत्र दिख रहे हैं, एक बीजपत्र ये रहा और दूसरा बीजपत्र ये रहा। तो इसमें दो बीजपत्र दिखेंगे अगर द्विबीजपत्री पौधा है तो, और उसमें एक भ्रूण दिखाई देगा, ये रहा भ्रूण, क्लियर दिख रहा है। इसी प्रकार से ये मटर में भी देख सकते हैं, सॉरी मूंगफली में देख सकते हैं, ये भ्रूण दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भ्रूण हो गया और ये दोनों बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री बीज के अंदर अपन को दो चीज दिख जाएंगी, क्लियर। फिर इसमें अपन क्या देखते हैं, इस भ्रूण को देखें, भ्रूणीय अक्ष को देखें और भ्रूणीय अक्ष के साथ बीजपत्रों को देखें, तो अपन इसको मान लो यहां से यहां तक ये वाला भाग, दो भाग कर दिए मैंने इसके, ये वाला भाग इधर वाला, ये क्या है, दोनों बीजपत्र हो गए, और ये वाला हो गया इसका भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। भ्रूणीय अक्ष में बीच वाला भाग बीजपत्राधार कहलाता है। बीजपत्राधार के दोनों ओर एक और मूलांकुर होता है और एक और प्रांकुर होता है, ये वाली बात अपन समझ लो। तो यहां देखें, बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है, यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं, मूल गोप हो गया। वास्तव में बीजपत्राधार जो है उसकी नीचे की ओर अगर अपन जाएं तो यहाँ पे एक प्रोटीन का कवच लगा हुआ है, जिसे क्या कहेंगे अपन, मूल गोप कहते हैं। समझ में आ गया। अब एक बीजपत्री भ्रूण में थोड़ा संरचना के बारे में जाना, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में। तो अपन को पता है एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है। अभी द्विबीजपत्री देखा था, उसमें दो बीजपत्र थे। आमतौर पर घास परिवार का जो बीजपत्र होता है उसको कहते हैं स्कूटेलम। इसमें क्या होगा, एक बीजपत्र होगा और इसको प्रसल्क या स्कूटेलम कहते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। अभी देखेंगे चित्र में, एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉलियोराइजा कहते हैं या मूलांकुर चोल कहते हैं, मूलांकुर चोल या कॉलियोराइजा कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं चित्र में, इसी चीज को देखो, चित्र में सब कुछ समझ में आता है। बायोलॉजी में चित्र से भाषा की तुलना करते जाओ, सब समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पर भ्रूण देख लो, ये भ्रूण हो गया यहाँ से यहाँ तक, कौन सा है भ्रूण, ये वाला भ्रूण हो गया। इसमें ये देख लो स्कूटेलम हो गया यहाँ, ये वाला, ये भ्रूणपोष हो गया, पहले अपन ने देखा था, ठीक। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरक कहते हैं, बीजपत्रोपरक। तो कहां पर, भ्रूणीय अक्ष के भाग को, जो कहां पर स्कूटेलम जहां जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये वाला भाग, ये बीजपत्रोपरक हो गया। इसके ऊपर जो कवरिंग है ये वाली बीजपत्रोपरक हो गई, ये वाली पूरी कवरिंग बीजपत्रोपरक हो गई, ठीक है। बीजपत्रोपरक में प्ररोशीर्ष तथा कुछ पर्ण होते हैं, आध कालिक पर्ण होते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज दिख रही है, प्ररोह शीर्ष और प्रांकुर चोल, दो शब्द देख रहे हैं अपन को। अब इसमें दो चीजें दिख रही हैं अपन को, जैसे अपन इस चित्र को देखें तो यहाँ तो ये प्रांकुर हो गया और ये हो गया मूलांकुर। अभी मैंने बताया था उसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं अक्ष में, जिसमें एक तो क्या हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा और एक हो जाएगा मूलांकुर। इसके ऊपर जो कवरिंग है
मूल के ऊपर जो कवरिंग है वो मूलांकुर चोल है, और प्रांकुर के ऊपर जो कवरिंग है वो प्रांकुर चोल है। तो मूल और किसके ऊपर, मूलांकुर और प्रांकुर के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या कहलाई, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहलाई। ठीक है, अब अपन जानेंगे बीज की संरचना। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। वास्तव में जो लैंगिक जनन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, बीज उत्पन्न करना, क्योंकि जब बीज उत्पन्न होंगे तभी तो नए पौधे बनेंगे। इसीलिए बीज क्या है, एक निषेचित बीजांड है। क्या है, निषेचित बीजांड। मैंने बताया था निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। तो बीज क्या है, बीज को परिभाषित कर सकते हैं, एक निषेचित बीजांड ही बीज होता है। ठीक है, बीज जो होते हैं उनका विकास कहाँ होता है, फलों के अंदर होता है, पता है अपन को एक अच्छी तरह। और बीज की संरचना अपन देखें तो इसमें क्या मिलेगा, एक बीज आवरण मिलेगा, एक बीज पत्र मिलेगा और एक भ्रूण मिलेगा या भ्रूण अक्ष मिलेगा। तीन चीज मिलेंगी, चित्र में अभी देखते हैं अपन आगे चल के। भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है और इसमें क्या रहता है, बीज पत्र में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, आहार का भंडारण होता है। क्यों, अपन को पता है एम्ब्रियो या भ्रूण के विकास के लिए या भ्रूण के अंकुरण के लिए उसे पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये पोषण बीज के अंदर दो तरह से संचित रह सकता है, या तो बीज पत्रों में या भ्रूण पोष के रूप में, या दोनों तरह से। जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि बीज दो तरह के हो सकते हैं, भ्रूण पोष रहित और भ्रूण पोष युक्त। ठीक है, तो वही वाली बात है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका चाहे बीज पत्र हो चाहे भ्रूण पोष के रूप में भोजन संचित हो, दोनों का लक्ष्य एक ही है, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना और अंकुरित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और अंकुरण के बाद तब तक ये पोषण प्रदान करते रहते हैं जब तक कि उसमें हरी पत्तियां विकसित हो जाएं और उनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं परिपक्व बीज या तो एल्ब्यूमिनस रहित होते हैं, मतलब भ्रूणपोष रहित होते हैं, या उनमें एल्ब्यूमिनस होता है। जो एल्ब्यूमिनस रहित होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, गैर एल्ब्यूमिनस या अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, और दूसरे जो होंगे उनको क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी बीज। तो मैंने बताया था कि वास्तव में द्विबीज, आमतौर पर जो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे हैं जैसे मटर है, मूंगफली है, चना है, इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। क्यों होता है अनुपस्थित, क्योंकि अपन को पता है कि भ्रूण के विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग कर लिया जाता है, इसलिए इनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित रहता है। अब एल्ब्यूमिनस बीजों की बात करें अपन, एल्ब्यूमिनस बीज जो होते हैं या भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि अपन को पता है क्योंकि भ्रूण का विकास या भ्रूण के विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं होता। जैसे मैंने बताया था अधिकांश एक बीजपत्री बीज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और कुछ द्विबीजपत्री जैसे अरंड, इनमें क्या होगा, इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। चित्र में अपन देख सकते हैं, यहाँ एक बीजपत्री का है, इसमें भ्रूणपोष है, ये द्विबीजपत्री अरंड है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो बीज है उसमें एक कवरिंग होती है ऊपर, उसका विकास कैसे होता है। बीज के ऊपर जो रक्षात्मक आवरण होता है उस रक्षात्मक आवरण का विकास सॉरी बीजांड के अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट से होता है। ठीक है, और बीज के आवरण में एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं बीजांड द्वार। अब इस बीजांड द्वार का जो बीजांड द्वार होता है उसका सही उपयोग क्या है, जब बीज का अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण के समय इससे ऑक्सीजन और जल आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि अपन चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिलम, ठीक है, हिलम, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोपाइल। तो हिलम के पास माइक्रोपाइल या क्या है, बीजांड द्वार है, जहां से क्या निकलता है, अंकुरण के समय बीज को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय भ्रूण के अंदर अत्यधिक
जैविक क्रियाएं तीव्र गति से होने लगती हैं, मतलब उसकी उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो कहां से आता है? बीजांड द्वार से आता है। अब आगे देखें, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लग जाती है और बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है और उसकी चयापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं और इससे क्या होता है? भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? बीज प्रसुप्ति या भ्रूण प्रसुप्ति या प्रसुप्ति कहते हैं। तो प्रसुप्ति क्या है? जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, मतलब अपन समझें जैसे जैसे फल पकता है उसके अंदर बीज कैसा होने लगता है? सूखने लगता है। जैसे उदाहरण ले लें अपन, गेहूं का उदाहरण ले लें, जैसे जैसे गेहूं का पौधा सूखने पकने लगता है, बीज पक जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? एकदम कठोर और सूखे हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है? उस दौरान उसमें पानी की मात्रा घटती जाती है जिससे उसकी चयापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं और भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है और वो प्रसुप्ति की अवस्था में उसके अंदर सुरक्षित रहता है। अब अपन जानेंगे असंग जनन या बहुभ्रूणता क्या है। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम होते हैं, ये अपन को बहुत अच्छी तरह पता है कि बीज का विकास किससे होता है? निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज का विकास हो जाता है। परंतु कुछ पुष्पी पादपों में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के ही बीजों का पैदा हो जाना असंग जनन कहलाता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? अधिकांश घासों में तथा एस्टेरसिया नामक पौधे में इस प्रकार की घटना अपन को देखने को मिलती है। अब अपन देखें, अब असंग जननी जो बीज होते हैं उनके असंग जननी बीजों को पैदा करने के कई तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में क्या होता है? पौधों द्वारा इनको पैदा करने के कई तरीके, मैं कृत्रिम रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, पौधों द्वारा इनको पैदा करने के कई तरीके। कुछ जीवों में क्या होता है, कुछ प्रजातियों में क्या होता है कि जो अंड कोशिका होती है और जब वो दुगुणित होती है उसी अवस्था में वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के विकसित हो जाती है और बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनी तो वो कैसी होगी? दुगुणित होगी और वो दुगुणित अंड कोशिका अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा भ्रूण का विकास कर देती है। इस प्रकार से भी असंग जनन की घटना हो जाती है। फिर अपन देख सकते हैं, अब देखो क्या होता है, एक घटना और है बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी, इसको और जान लो। क्या होता है, कई पौधों में जैसे आम की कई किस्में हैं, नींबू की किस्में हैं, मतलब नींबू कुल की, सिट्रस कुल की कुछ किस्में हैं। इनमें क्या होता है, भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो से या भ्रूण कोश में बीजांड की कोशिकाएं, बीजांड में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं भी होती हैं और जननिक भी होती हैं। तो उसकी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार से बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, एक बीजांड में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित हो जाने को अपन पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। इसके साथ चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।